4 चैप्टर भी आए हुए थे और हमने कुछ आगे की ओर पढ़ा था कल। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो देखते हैं। हमने कल पढ़ा था शायद ये पढ़ा था हमने मनसबदार और जागीरदार के बारे में। आज हम जब्त और जमींदार के बारे में पढ़ेंगे। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल इन द मुगल रूलर्स was a tax on the produce of the peasantries. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is, the headman or the local chieftain. The Mughal used one term, zamindar, to describe all the intermediates, wherever they were local headmen or villages or a powerful chieftain. जो मुग़ल साम्राज्य रहा, उन मुग़ल शासन में क्या है कि जो सोर्स ऑफ इनकम था उनका साम्राज्य का, तो वो क्या होता था, जो उत्पादन किया जाता था किसानों द्वारा, तो उसके ऊपर वो टैक्स लगाते थे, वो सबसे प्रमुख हुआ करता था। तो बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर जो क्या था, टैक्स जो था क्या, वहाँ पर जो आसपास के क्षेत्रों में जो बड़े ज़मींदार हो सकते थे या फिर कोई भी चीफ्टेन हो सकता था, जैसे कि कोई ज़मींदार है या फिर कोई विलेज का मुखिया हेडमैन हो सकता है या फिर कोई और चीफ्टेन हो सकता है, तो उनको वो टैक्स इकट्ठा किया जाता था। और जैसे कि इन्होंने जो बात की कि जैसे कोई चीफ्टेन था गांव का या फिर विलेज का हेडमैन था कोई भी प्रमुख, तो उन मतलब सबको लिए क्या एक ही शब्द उपयोग करते थे, वो ज़मींदार का ही उपयोग करते थे। इसमें ज़मींदार क्या था, अगर वो कोई हेडमैन था गांव का तो उसको भी ज़मींदार कहा जाता था। चीफ्टेन कोई प्रमुख और था, कोई जो है लाइट जो आप कह सकते वर्ग, जो प्रमुख जो वर्ग हुआ करता था, उन सभी के लिए क्या उन्होंने एक शब्द उपयोग करते थे जिसको हम ज़मींदार कहते हैं भाई। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरिड आउट ए carefully survey of crop yields, price and areas cultivated for a 10 years period 1517 and 1518। तो अकबर के जो शासन के समय जो उनके नवरत्नों में से एक रहे हैं टोडरमल, उन्होंने एक बहुत ही डिटेल सर्वे किया था क्रॉप को लेकर, जैसे कि कौन सी क्रॉप का उत्पादन किया जाता है, उसकी क्या कीमतें होंगी और कितने बड़े एरिया के अंदर वो मतलब क्या उगाई जाती है। और जो पिछले 10 साल का आंकड़ा था, तो उन्होंने वो 10 साल के आंकड़े को क्या है एकत्रित किया था भाई। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडिया टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन क्रॉप इन कैश रेवेन्यू सर्कलविट्स ओवन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स ऑफ इंडिविजुअल क्रॉप्स। उसके बाद क्या किया गया, जो टैक्स था वो निर्धारित कर दिया गया, तो कितना क्रॉप के ऊपर कितना आपको कैश दिया जाएगा अभी। उसके बाद जो प्रत्येक प्रोवेंसीज होती थी, प्रोवेंसीज वो सूबे बोले जाते थे उनको, उनके समय में उनको सूबा बोला जाता था। उनको क्या है कि भी उनके लिए भी एक शेड्यूल बनाया गया था और प्रत्येक जो सिंगल क्रॉप थी उस सभी का जो है वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया था। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज द जब्त, और इसी सिस्टम को क्या कहा जाता था, जब्त कहा जाता था। इट वाज प्रिवेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव कुड सर्वे द लैंड, और ये वहीं पर ज़्यादा कामयाब रहा जहाँ पर जो है मुग़ल साम्राज्य ने वहाँ पर अपना सर्वे वगैरह किया था भाई, और वहाँ की डिटेल उनके पास मौजूद थी। देर वॉज नो पॉसिबिलिटी इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात और बंगाल, जो डिस्टेंस एरिया थे मुग़लों के काफ़ी दूर के क्षेत्र थे, तो वहाँ पर इस प्रकार का जो सिस्टम था जब्त का वो बिल्कुल भी नहीं चल पाया भाई। In some areas, the zamindar exercised a great deal of the power. The exploitation by the Mughal administration could drive them to rebellions. उसके बाद जो कुछ क्षेत्रों के अंदर क्या था, जो ज़मींदार होते थे तो मतलब क्या वहाँ पर अपने आप को जो है पावरफुल समझते थे, लेकिन वो जो टैक्स इकट्ठा करते थे तो मुग़ल क्या उनको दबाने का प्रयत्न करते थे। तो मुग़ल जब उनका एक्सप्लोइटेशन करते थे, उनका शोषण करते थे, ज़ोर ज़बरदस्ती से मतलब क्या ज़्यादा टैक्स वगैरह लेना और ज़्यादा हार्ड कंडीशंस उनके ऊपर पे लगा देना, तो इसी वजह से बहुत सारे जो है मुग़ल जो उनमें से क्या है जो ज़मींदार रहे हैं, उन्होंने क्या है इन खुद जो मुग़ल साम्राज्य था उनके खिलाफ़ क्या है एक आंदोलन छेड़ दिए थे, रेबेलियन शुरू करे, विद्रोह बोला जाता है उसको, विद्रोह शुरू कर दिया था भाई। Sometimes Zamindar and peasants of the same caste co-allied in the rebellion against Mughal authority. These peasants revolt challenges the stability of Mughal Empire from the end of the 17th century। और उसके बाद कई बार तो ऐसा होता था, जैसे कोई ज़मींदार होता था तो ज़मींदार जिस कास्ट का होता था तो उसी कास्ट के जो दूसरे जो किसान होते थे तो उनके साथ मिलकर क्या है वो मुग़लों के जो शासन था उनके खिलाफ़ क्या करते थे, तो वो उनका विद्रोह करना शुरू कर देते थे। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही घटी हैं, और जो लास्ट की 17th सेंचुरी का जो लास्ट रहा है समय रहा है, उसमें इस प्रकार के जो एग्जाम्पल आपको बहुत सारे देखने को मिले हैं भाई। आगे हम बात करेंगे अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और टॉपिक इसको आप पढ़ लेंगे अकबरनामा के बारे में। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। द ब्रॉड फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय द अकबर एंड वर एलिबरेटली डिस्कस बाय द अबुल फजल इन दिस बुक द अकबरनामा, इन पार्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आइन अकबरी। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर था पूरे के पूरे जो है खासकर जो अकबर के समय का,
तो वो क्या है डिस्कस किया गया है अबुल फजल के द्वारा, जो उन्होंने बुक लिखी थी अकबरनामा, विशेष तौर पर जो उसकी 3rd वॉल्यूम थी आइन अकबरी। तो वहाँ पर जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ रहा है जो अकबर का, तो उसने सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में वर्णन किया। अब अबुल फजल explained that the empire was divided into the provinces called Subhets, governed by the Subedar, who carried out both political and military functions. तो अब्दुल फजल ने बताया है कि फिर अब्दुल निकल रहा, सॉरी मेरे मुँह से, इसको अबुल फजल है, आप सभी जानते हैं नवरत्नों में से एक ये दूसरा। तो अबुल फजल क्या थे, उन्होंने एम्पायर को बताया कि भी इनको प्रोविंसेस में बांटा गया था अकबर द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया उनको सूबे कहा जाता था, और जो गवर्नर इसको मतलब क्या इसका जो शासक होता था उसको सूबेदार बोला जाता था, जो यहाँ की पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन को वो क्या करता था, मेंटेन करता था भाई। ईच प्रोविंसेस आल्सो हैड ए फाइनेंशियली ऑफिसर और ए दीवान, और हर एक जो प्रोविंसी थी, हर एक जो सूबा होता था उसका एक वित्तीय मतलब ऑफिसर होता था, जहाँ पर जो पैसा वगैरह एकत्रित किया जाता था उसको दीवान बोला जाता था। फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंसेस द सूबेदार सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। उसके बाद क्या है कि भाई जो शहर था, जिस प्रोविंसेस की हम बात करें जहाँ पर जो है मतलब जो सूबा बनाया जाता था, उसमें क्या शांति बनाए रखना, और इसके साथ साथ क्या कि भाई वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना। तो सूबेदार के साथ साथ कुछ और लोग होते थे जो क्या करते थे, इसको लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पर मेंटेन करके रखते थे। उनमें विशेष तौर पर कौन है, जैसे मिलिट्री पे मास्टर था, या फिर मिनिस्टर इन द चार्ज ऑफ रिलीजन्स एंड चैरिटेबल पेट्रोन्स, मिलिट्री कमांडर एंड टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। तो इसमें से क्या है कि भाई, या इसमें से जैसे हमने बात रखी, एक तो आपके सामने रखी गई पे मास्टर बोला गया, बख्शी बोला जाता था जिसको। उसके बाद रिलीजियस और चैरिटेबल पेट्रोन्स। चैरिटेबल मतलब ये पेट्रोनेज क्या होते हैं, जो धर्मांध संरक्षक बोला जाता है, जो धर्म को मतलब बचा के रखने की बात रखी है। या फिर आप एक बात से समझ सकते हैं कि जो मतलब रिलीजन्स के गुरु होते हैं ना, जिस प्रकार के रिलीजियस गुरु बोला जाता है, तो उस प्रकार का सिस्टम होता था। उसके बाद फौजदारी, और ये हमारे कोतवाल पुलिस को ही हम कहते हैं। तो ये सारे के सारे मिलाकर क्या मेंटेन करते थे वहाँ की आर्मी को, सॉरी वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को भी। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। Akbar's noble commander large armies and had access to the large amount of their revenues. While they were loyal and empire functional efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independence network of their own. Their loyalty to the empire were weakened by their own self-interest. उसके बाद क्या हुआ, जो अकबर का जो समय रहा था, तो उसके जो नोबल व्यक्ति रहे, जो उसके प्रमुख अभिजात वर्ग बोला जाता है उसको, वो क्या है, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट करके दी, और अकबर को इसी वजह से क्या बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर क्या हो रेवेन्यू कलेक्ट करने में सफलतापूर्वक हासिल की। लेकिन जैसे जैसे ये जो ये लॉयल पीपल होते थे, जैसे ये नोबल व्यक्ति होते थे, तो जिस प्रकार से ये जैसे जैसे बढ़ते रहे, इनकी जो है ताकतें बढ़ती चलेगी, तो इन्होंने क्या किया कि भाई ये इन्होंने क्या है, जो मुग़ल थे उन मुग़लों के ख़िलाफ़ ही क्या करना शुरू कर दिया, मतलब उनके खिलाफ़ विद्रोह करना शुरू कर दिया, और अपने आप को क्या है कि इंडिपेंडेंस, जो आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस स्टेट्स के रूप में इन्होंने अपने आप को उभारा भाई, और इन्होंने विद्रोह किया, उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी। और 17वीं सेंचुरी का जो समय है, तो उस प्रकार के एग्जाम्पल वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो ये नोबल व्यक्ति होते थे, जो इनकी सेल्फ इंटरेस्ट होते थे, अपना मतलब क्या था, अपना उल्लू सीधा करने की बात रख सकते हैं, या इनके पास आर्मी तो कलेक्ट करते ही साथ के साथ रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो ये अपने आप में पावरफुल हो गए थे, इसलिए इनके खिलाफ बगावत शुरू कर देते थे। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussing on a religious with ulama. उसके बाद फतेहपुर सिकरी के अंदर जो है धार्मिक जो गुरु होते थे उलमा, उनसे वो क्या करता था, मतलब क्या डिस्कस करता था। ब्राह्मणाज, जेस्ट्यूज प्रीस्ट हु वर रोमन कैथोलिक्स एंड जोरास्ट्रियंस। तो ये बताया गया कि भी जो अलग अलग जो लोग बताए गए हैं, जिस प्रकार से जो इसमें उलमा रहे हैं, उलमा आप विशेष तौर पर ये धार्मिक गुरुओं की बात करेंगे आप, ब्राह्मण होते थे, साथ में जीसस प्रीस्ट होते थे, समझते हैं पादरी आप कह सकते हैं, रोमन कैथोलिक से भी होते थे, और एक जरदुश्त एक अलग प्रकार का जो एक और ग्रुप है कोई रिलीजियस। तो ये सारे के सारे आपको उनके साथ एकत्रित होकर उनसे डिस्कशन किया जाता था। These discussions took place in the इबादत खाना. He was interested in the religions and social custom of the different peoples. तो ये जो सारे की सारी मीटिंग होती थी उसको इबादत खाना बोला जाता है, और उसका जो वो काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था रिलीजन के अंदर, और जो सोशल कस्टम है, अलग अलग दो धर्म है, अलग अलग जो जातियों की तो बात नहीं करेंगे, धर्म की बात करूँगा मैं विशेष तौर पर, तो उन सभी का वो क्या आदर करता था। अकबर इंट्रेंस विद द पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड
him realized that religious scholars who emphasized rituals and dogma were often bigots. Their teaching created division and disharmony amongst his subjects. उसके बाद है अकबर क्या करता था, लोगों से साथ इंटरेक्शन करता था, जिसमें क्या है कि भाई made him realize that religious scholars who emphasize rituals and dogma were often bigots. एक मिनट रुकिए भाई। हाँ भाई, जो इसमें बात बताई गई ना कि वो क्या करते थे, थोड़ा सा इस प्रकार के जो धार्मिक जो लोग होते थे, जैसे कि जो है बाइगोट्स और डोगमा की जो बात की गई, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब ये जो डोगमा होता है, मतान्धता बोला जाता है, जिसमें माना जाता है कि भी आप लोग जो है कोई क्वेश्चन नहीं करते, जो धार्मिक बातें आपको बताई जाती हैं आप उसको मानना शुरू कर देते हैं, चाहे वो गलत हो या ना हो। तो इस प्रकार का जो सिस्टम जो व्यक्ति करके देता है, तो वो क्या कर देते हैं, जो है समाज के अंदर क्या कर देते हैं, वो थोड़ा सा मतलब समाज को बांट देते हैं, लोगों को बांट देते हैं। विशेष तौर पर आप धार्मिक बातों की बात कर सकते हैं, जिससे क्या है एक मतलब बोला जाता है, एक अलग अलग कर दिया जाता था धर्म को। इस प्रकार के जो लोग हैं वो उनको पसंद नहीं करता था। दिस इवेंचुअली लेड अकबर्स द आइडिया ऑफ सुलेकुल और यूनिवर्सल पीस। तो ये जो थॉट थी उसके अंदर जो आई थी वो सुलेकुल से आई थी, जिसका मतलब क्या, यूनिवर्सल पीस से भी। The idea of tolerance did not discriminate between the people of different religion in these realms. Instead, it focused on the system of ethics, honesty, justice, peace that was universal applicable. उसके बाद जो उसका जो आइडिया था वो विशेष तौर पर क्या है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता था, तो उसको बिल्कुल सहन नहीं करता था। वो चाहता था कि भी जो है उसका जो समाज साम्राज्य है उसके अंदर ईमानदारी, आपका न्याय हो, शांति बनी रहे और शायद सभी जगह ये चीज़ें अप्लाई हो गई। अबुल फजल हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस around this idea of सुलेकुल। This principle of governance was followed by जहांगीर एंड शाहजहाँ एज वेल एज। उसके बाद जो अकबर रहे, अकबर की इस चीज़ को मतलब क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए या फिर इसको लागू करने में जो है अबुल फजल ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है। और जो उसका आइडिया रहा सुलेकुल का, उसके अनुसार तो ये जो प्रिंसिपल उन्होंने अडोप्ट किए, उसके बाद जहांगीर और शाहजहाँ ने भी इसको एज वेल इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया था, एडोप्ट किया था। भाई हमारा छोटा सा टॉपिक हो रहता, हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे।